अच्छा जी, इसका लेक्चर नंबर क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो है वो रिव्यू जो है वो शुरू किया हुआ था इसका थर्मोडायनेमिक्स का, और उसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हैं उनको स्टडी किया था, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको रिवाइज किया था। ठीक है, और अच्छा, आज जो है वो हमने स्टडी करना है पहले इंट्रोपी को। ठीक है, इंट्रोपी हर हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी है दोबारा से। तो इंट्रोपी बेसिकली आपको पता है कि इंट्रोपी जो है ये किसी सिस्टम के डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करती है, यानी कि किसी सिस्टम के अंदर जो है वो कितनी रैंडमनेस है, वो कितना डिसऑर्डर्ड है। तो इंट्रोपी भी एक फंक्शन ऑफ स्टेट है। जिस तरह टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट हैं, इसी तरह इंट्रोपी भी फंक्शन ऑफ स्टेट है। और ये बेसिकली क्या करती है, डिसऑर्डर को मेजर करती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी को मेजर करती है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको मेजर करती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को। जाहिर बात है कि जब डिसऑर्डर बढ़ता है तो फिर एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। डिसऑर्डर कब बढ़ता है? डिसऑर्डर तब बढ़ता है जब चीज़ें जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो एक ही टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाए, यानी कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो ना रहे कि हीट जो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जो है वो फ्लो कर सकती है, तमाम चीज़ें सेम टेम्परेचर पर हो जाए। तो अगर तमाम चीज़ें सेम टेम्परेचर पर हो जाए तो हम कहेंगे कि हीट डेथ हो गई है, फिर तो हीट रहेगी नहीं ना। ठीक है, और उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप एनर्जी को किस वक्त यूटिलाइज कर सकते हैं? जब आपके पास उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो, कि वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो जा रही है। तो इंट्रोपी जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो जो आपने पीछे ये इक्वेशन लिखी थी कि इंटीग्रल डी क्यू ओवर टी लेस देन इक्वल टू 0, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये इक्वेशन राइट डाउन जो है वो की थी। तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल टू 0 होगा तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। तो जो क्लॉजियस इनइक्वालिटी है, gives the definition of a state property, ये आपको डेफिनेशन देती है एक स्टेट प्रॉपर्टी की, नोन एज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जिसको आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का नाम जो है देते हैं। अगर डेल्टा क्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कि अब्जॉर्ब होती है किसी टेम्परेचर टी के ऊपर, तो फिर सिस्टम जो है वो चेंज होगा एक स्टेट से
दूसरी स्टेट में। जारी बात है, आप जब हीट जो है वो किसी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो पहले उस सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, तो उसकी एक स्टेट है। लेकिन जब आपने उसको हीट प्रोवाइड कर दी, उसको हीट दे दी है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा यानी कि उसका एक पैरामीटर जो है वो चेंज हो गया। तो जब उसका एक पैरामीटर चेंज हो गया तो उसका मतलब है कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इफ वी गिव डेल्टा क्यू amount of heat to a system at temperature T, किसी टेम्परेचर T के ऊपर, ठीक है, तो इट्स स्टेट चेंजेस, इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि जब इसकी स्टेट चेंज होगी तो देयर विल बी ए चेंज इन एंट्रोपी, तो फिर एंट्रोपी जो है वो भी चेंज होगी। ड्यू टू दिस there will be a change of entropy डेल्टा एस, जिसको आप कहेंगे। अब डेल्टा एस जो है ये फिर आपके पास फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको लिख लेंगे डेल्टा एस डेल्टा क्यू ओवर टी आर रिवर्सिबल। तो अब अगर जो आपके पास स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, यानी कि बहुत क्लोज होने का मतलब है कि ये जो डेल्टा एस है इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, जब चीज़ें बहुत क्लोज हो जाती हैं तो चेंज जो होती है वो बड़ी क्लोज हो जाती है, तो फिर हम चेंज को डिफरेंशियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, if the states are very close to each other, then delta q goes to dq और डेल्टा s goes to ds। तो फिर आप फार्मूला लिख लेंगे कि ds dq ओवर t R for the reversible process। तो ये हमारे पास जो है ये ds, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द चेंज ऑफ एंट्रोपी। अब अगर आप इस चेंज ऑफ एंट्रोपी को राइट डाउन करना चाहते हैं कि दो स्टेट्स के लिए, यानी कि ए से बी, सिस्टम को हीट देते हैं, अगर वो स्टेट ए के ऊपर था तो वो स्टेट ए से बी में चला जाता है, तो फिर आप ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको लिख सकते हैं कि डी एस
आपके पास होगा एस बी माइनस एस ए। तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू ए टू बी डी क्यू ओवर टी। इसको क्या दे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये अब जो है ये डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी है ड्यू टू क्लाजियस स्टेटमेंट, क्लाजियस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि इसका मतलब है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है, ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ चेंज ऑफ एंट्रोपी को डिस्क्राइब कर रही है। जब सिस्टम जो है वो हीट डेल्टा क्यू लेता है तो उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है, और वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्म होता है स्टेट ए से बी की तरफ। ठीक है, तो अब आप कंसिडर करें चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है किसी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, अब रिवर्सिबल साइकिल की जो है वो बात करेंगे। Now consider the entropy for reversible cycle। किसी रिवर्सिबल साइकिल के लिए इसको कंसिडर करें तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे जो डेफिनेशन है एंट्रोपी की क्लाजियस इनइक्वालिटी के अंदर, तो हम कहेंगे कि डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू ओवर टी रिवर्सिबल साइकिल। और अगर क्लाजियस इनइक्वालिटी में यहाँ पर लगाऊं तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फिर एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो होती है। चेंज इन एंट्रोपी विल बी ज़ीरो। ठीक है, अगर इक्वल टू ज़ीरो तो फिर रिवर्सिबल है, उसके लिए यही क्लाजियस इनइक्वालिटी जो है वो हमें बताती है। तो इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि ज़ीरो के बराबर आ गई है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिवर्सिबल साइकिल। सो इट मीन्स दैट entropy remains constant during the reversible cycle। अब रिवर्सिबल साइकिल का तो मतलब यह है ना कि ए से बी की तरफ जाएगा तो फिर बी से ए की तरफ वापस आ जाएगा, तो फिर टोटल चेंज तो कोई ना हुई। तो लिहाजा फिर उस रिवर्सिबल साइकिल के अंदर जो है वो आपकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप ये कंसिडर करें कि चेंज ऑफ एंट्रोपी किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी। लेट अस कंसिडर द चेंज ऑफ एंट्रोपी for reversible process। किसी रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसके लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है उसको कंसिडर करें। तो सपोज करें कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ मूव करता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस आर में, और फिर रिटर्न हो जाता है टू स्टेट ए बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस 1। यानी कि यहाँ पे दो जो है पहले ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ वापस आ गया। बी से ए की तरफ जो वापस आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ कि दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, जो बी से ए की तरफ वापस आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये इरिवर्सिबल है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेसेस हैं एक साइकिल के, ए से बी की तरफ गया वो रिवर्सेबल, फिर वापस जब आया तो वो रिवर्सेबल नहीं है, वो इरिवर्सेबल है। यानी कि एक ही साइकिल में दो प्रोसेस अकर कर रहे हैं, रिवर्सेबल भी अकर कर रहे हैं और इरिवर्सेबल जो है वो भी अकर कर रहे हैं। अगर दोनों अकर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डी क्यू ओवर टी विल बी इक्वल टू ए टू बी डी क्यू ओवर टी रिवर्सेबल प्लस बी टू ए डी क्यू ओवर टी, ये को यहाँ पर प्रोसेस 1 है, दैट इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, क्या लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल, ए से बी गया फिर बी से ए गया, लेकिन अब जो बी से ए जा रहा है वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये इरिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हमें पता है कि जो एंट्रोपी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हमें पता है कि एंट्रोपी एस ए माइनस एस बी इंटीग्रल डी क्यू ओवर टी आर इसके बराबर होती है। लेकिन आप अगर हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है तो ठीक है, तो नो चेंज इन एंट्रोपी फॉर irreversible प्रोसेस। अब जो चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है वो हो जाएगी एस ए माइनस एस बी ग्रेटर देन ए टू बी डी क्यू ओवर टी प्रोसेस 1। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर ए है और ये इक्वेशन नंबर बी है, तो इन दोनों इक्वेशंस ए और बी को मैं आपस में कंबाइन कर दूं, तो जब आप इनको इक्वेशन ए और बी को आपस में कंबाइन करेंगे तो एस ए माइनस एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी डी क्यू ओवर टी के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, यहां इसको आप कह सकते हैं कि डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू ओवर टी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है चूंकि ग्रेटर देन आ रही है इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, तो अगर एंट्रोपी ग्रेटर चेंज उसकी ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमेशा एंट्रोपी जो है वो क्या करती है, वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा सिस्टम को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है, हमेशा डिसऑर्डर की। तो जितना डिसऑर्डर बढ़ेगा उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो in the case of irreversible process, entropy always
इंक्रीजेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है। और अगर आप लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिटिंग केस का मतलब है कि वैसे तो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, लेकिन अगर आप लिमिटिंग केस है रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो फॉर लिमिटिंग केस डी एस डी क्यू ओवर टी के जो है वो बराबर होगा। अब आप सपोज करें कि यू विल कंसिडर सम आइसोलेटेड सिस्टम। आप कोई ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जो आइसोलेटेड है, यानी कि उसमें एनवायरनमेंट जो है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो नाउ कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप अब एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर डी क्यू 0 के बराबर, कोई हीट ना एंटर हो रही है ना बाहर निकल रही है। तो फिर डी एस आइसोलेटेड जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो अब यहां पर इक्वालिटी का जो साइन है इट स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्वालिटी का साइन वो जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहां पर आ रहा है, ठीक है। द साइन ऑफ इक्वालिटी is for reversible process। तो इसका मतलब है कि जो आइसोलेटेड प्रोसेस है या तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है या लिमिटिंग केस के अंदर इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है और इक्वालिटी का मतलब है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो in the case of an isolated system, the entropy will increase or remain constant in the limiting case। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, जो ये वाली इक्वेशन राइट डाउन की है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है इसको डी एस आइसोलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0
द अबव इक्वेशन is known as law of increase of entropy. इसको जो है हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का नाम देते हैं, और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है जब रिवर्सेबल पर इरिवर्सेबल प्रोसेस अकर करता है। ठीक है, मैक्सिमम डिसऑर्डर इरिवर्सेबल प्रोसेस के ऊपर जब मैक्सिमम डिसऑर्डर होगा तो फिर वो किधर चला जाएगा, इट विल गोज इनटू द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक होगी जी बात। अब इसके बाद जो है वो हमने स्टडी करना है, ये तो बात होगी इसकी एंट्रोपी का, मैंने बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस थर्मोडायनामिक फंक्शंस। अब थर्मोडायनामिक फंक्शंस जो हैं वो जो हमने पढ़े हैं अभी तक, वो पढ़े थे, 4 पढ़ लिए, टी, वी, एस, ठीक है, और पी। अब 3 और भी होते हैं। ठीक है, अब वो सारे जो हैं उनको हमने स्टडी करना है। थर्मोडायनामिक फंक्शंस, तो हमारे पास टोटल जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं वो 8 होते हैं। 8 थर्मोडायनामिक फंक्शंस जो हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इनको हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस कहते हैं। यानी कि पी, टी, वी, यू, एस, एच, एफ, जी। तो कोई जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करना है, तो उस थर्मोडायनामिक सिस्टम को दीज 8 पैरामीटर्स विल डिस्क्राइब। तो यही जो 8 पैरामीटर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शंस। इन्हीं को आप थर्मोडायनामिक फंक्शंस जो हैं उसका नाम देते हैं। तो अब इन थर्मोडायनामिक फंक्शंस के अंदर H जो है ये U प्लस पी वी के बराबर होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। F U माइनस टी एस के बराबर होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और G जो है वो H माइनस टी एस के बराबर होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। You have already studied these functions। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। तो इनको हम, ये फंक्शंस जो हैं सारे, इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शंस। These functions are known as thermodynamic functions। तो ये फंक्शंस जो होते हैं इनको हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस का नाम देते हैं। और इनमें से कोई से भी तो जो हैं वो इनफ होते हैं कि वो किसी भी सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। इनमें से कोई भी 2 ले लें तो उनकी मदद से आप थर्मोडायनामिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। तो अब वो जो आप 2 लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास निकलती हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, या जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स रिलेशंस। ठीक है, अब इन थर्मोडायनामिक फंक्शंस की मदद से आपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं उनको ड्राइव आउट करना है।
मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है जो कि जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस अकर होता है उसके अंदर, और उसके अंदर स्मॉल चेंजेस आती हैं, डी यू आती है, डी एच आती है, डी एफ आती है और डी जी आती है। इन फंक्शंस के अंदर यू एच एफ एंड जी। ठीक है, इनके अंदर ये चेंजेस आती हैं। अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो किसी सिस्टम में, तो जब कोई सिस्टम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है तो वो सिस्टम जो है उसका कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में करता है और बकिया जो है वो वर्क डन करने में इस्तेमाल होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका नाम देते हैं। तो अगर डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो है वो पी डी वी के बराबर होगा। तो डी क्यू जो है वो डी यू प्लस पी डी वी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। ठीक है, एंट्रोपी का फार्मूला है। यहाँ से डी क्यू जो है वो टी डी एस के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से मैं डी यू की वैल्यू निकालूं तो डी यू मेरे पास डी क्यू माइनस पी डी वी हो जाएगा, और इधर डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 4 है, बल्कि 1 ही कह दें इसको, वो पिछले पार्ट के अंदर इसको कहें कि ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें कि जो हमारे पास एंथैल्पी फंक्शन है एच, दैट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो अगर मैं इसका डी एच लूँ तो डी यू प्लस डी पी वी, तो ये आ जाएगा डी एच डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और इक्वेशन नंबर 1 से इसके अंदर डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डी एच मेरे पास आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी एच टी डी एस प्लस वी डी पी के बराबर आ जाएगा। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के ऊपर। F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, डी एफ डी यू माइनस डी टी एस। तो डी एफ डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी एफ इज इक्वल टू, अब दोबारा इसमें डी यू की वैल्यू पुट करें तो टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस से कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी।
ठीक है जी। इसको 1, 2 और 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें कि 3 इक्वेशनें हमने निकालनी है। किस किस के लिए? एच और एफ के लिए। अभी जी रह गया, ठीक है, तो जी के लिए भी निकालनी है। गिब्स फंक्शन इसको कहते हैं, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। इसका भी चेंज लें, डी जी डी एच माइनस डी टी एस। तो डी जी डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपको डी एच की वैल्यू दी हुई है। इक्वेशन नंबर 2 से डी एच की वैल्यू जो है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो डी जी टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी जी हमारे पास वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपके पास 4 इक्वेशनें जो हैं वो निकल आई, यानी कि ये 4 इक्वेशंस जो हैं इनके अंदर आपने पी टी एस ये सारे जो हैं इनको आपस में रिलेट कर दिया इन थर्मोडायनामिक फंक्शंस को। नाउ अब मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास z एक फंक्शन है और ये z जो है ये फंक्शन है किसी x और y का। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो लेते हैं, तो इसको अगर मैं कहूँ कि डी z, इसका डिफरेंशियल ले लूँ, करली z ओवर करली x डी एक्स प्लस करली z ओवर करली y डी वाई। इसमें अब इसको मैं m कह दूं और इसको n कह दूं, इसको m इसको n, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ कि m जो है वो करली z ओवर करली x के बराबर है और n जो है वो करली z ओवर करली y के बराबर है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी डी जेड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो पहले मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दूंगा। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकती है अगर करली m ओवर करली y x इज इक्वल टू करली n ओवर करली x y के बराबर हो। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है उसकी कंडीशन है। तो अब इन कंडीशंस को अगर आप यूज़ करें, जो रिजल्ट्स हैं आपके पास इक्वेशन 1, 2 और 3 के, वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो ये मेरे पास इक्वेशंस जो हैं
एक ही मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी जो है फिर वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है ये देखें, ये डी जेड जो इक्वेशन आई थी किधर गई, ये वाली डी जेड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 के साथ, डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब इसको कंपेयर करें जरा, जेड यू के बराबर है, एम टी के बराबर है, डी एक्स डी एस के बराबर है, एन माइनस पी के बराबर है, और डी वाई डी वी के बराबर है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करूं इसके अंदर, तो करली एम ओवर करली वाई, करली टी ओवर करली वी और एक्स एस के बराबर है, इज इक्वल टू करली एन माइनस करली पी करली एक्स करली एस और वाई वी। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ये आ गई मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर 1। अब वो जो 3 इक्वेशन है वो वाली हैं, मैंने ये करके दिखा दी है, वो तीनों आप यही वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो क्या होगा, चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो निकलेंगे। तो अगली मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, करली टी ओवर करली पी इंटू एस, करली वी ओवर करली एस इंटू पी, इसी तरह करली पी ओवर करली टी इंटू वी, करली एस ओवर करली वी इंटू टी, और करली वी करली टी इंटू पी माइनस करली एस ओवर करली पी इंटू टी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस निकल आएंगे। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस निकल आई हैं, इनकी मदद से आप टीडीएस इक्वेशंस जो हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही मैक्सवेल रिलेशंस जो हैं इनको यूज करके। अब हम जरा देखते हैं कि टीडीएस इक्वेशन जो हैं, इसमें पहले नंबर पर देखते हैं फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन जो है, इसमें एंट्रोपी जो है इसको आप कंसिडर करें कि एंट्रोपी फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और इसका डिफरेंशियल ले लें तो डी एस करली एस ओवर करली टी इंटू वी प्लस करली एस ओवर करली वी इंटू टी, ये आ जाएगा इसके साथ डी टी और इसके साथ डी वी। इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा टी डी एस टी करली एस ओवर करली टी वी डी टी प्लस
टी करली एस ओवर करली वी टी डी वी। अब आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कंसिडर करें तो हमें पता है कि डी क्यू टी डी एस के बराबर होता है, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि सी वी डी क्यू ओवर डी टी के बराबर होती है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लूँ तो ये सी डी हो जाएगी। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन ए है और ये बी है, इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास सी वी डी टी टी डी एस के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं सी वी की वैल्यू निकाल सकता हूं। सी वी की अगर वैल्यू यहां से निकालें तो वो क्या आ जाएगी, टी डी एस ओवर डी वी, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव में मैं लिख सकता हूं करली एस ओवर करली वी। सॉरी यहां पर टी आना था, टी। अब हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है, अगर मैं ये वाली यहां पर मैक्सवेल इक्वेशन यूज करूं, करली पी ओवर करली टी इंटू वी इज इक्वल टू करली एस ओवर करली वी इंटू टी। अब ये वाली इक्वेशन जो है इसको और वो जो नीचे इक्वेशन आई है, ठीक है, इनको आप यूज करें इस इक्वेशन के अंदर। इसको आप कह दें इक्वेशन 1 है, इसको कह दें ये 2 है, और इसको कह दें ये 3 है। तो 2 और 3 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आएगा टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी करली पी ओवर करली टी इंटू वी डी वी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। This is known as first TDS equation. इसको फर्स्ट TDS इक्वेशन का नाम जो है वो देते हैं। अब उसके बाद आ जाए जो सेकंड TDS इक्वेशन है। तो सेकंड TDS इक्वेशन में हम इंट्रॉपी को फंक्शन लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का। इसका डिफरेंशियल ले लें तो करली एस ओवर करली टी पी प्लस करली एस ओवर करली पी टी डी पी डी टी। इसको भी कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका भी मल्टीप्लाई, बल्कि इसको भी ना क्वेश्चन नंबर 1 के, इसको पहले मल्टीप्लाई करें टी के साथ, टी डी एस टी करली एस ओवर करली टी पी डी टी प्लस टी करली एस ओवर करली पी टी डी पी।
इसको कह दें आप 1। अब जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, टी डी एस डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। तो यहां से सी पी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी टी करली एस ओवर करली टी इंटू पी। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज करें, करली वी ओवर करली टी इंटू पी माइनस करली एस ओवर करली पी इंटू टी। इसको कहते हैं ये 3 है। अब 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा टी डी एस सी पी डी टी माइनस टी करली वी ओवर करली टी इंटू पी डी पी। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं सेकेंड टी डी एस इक्वेशन। उसके बाद एक छोटा सा और है, वो भी कार ही लेते हैं, एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी इक्वेशन जो है इसके अंदर पहले आप देखें कि हमारे पास ये जो टी डी एस इक्वेशन थी, फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन सी वी डी टी प्लस टी करली पी ओवर करली टी वी डी वी, जिसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ये जो फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन हमने ड्राइव की अभी पीछे। और जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर करें 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी करली पी ओवर करली टी वी डी पी। अब यहां से अगर मैं डी यू की वैल्यू निकाल लूं तो डी यू जो है ये मेरे पास आ जाएगा सी वी डी टी प्लस टी करली पी ओवर करली टी वी डी पी माइनस पी डी वी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है।
अब इंटरनल एनर्जी जो है उसको फंक्शन ले टी और वी का, U इज इक्वल टू यू इंटू टी कामा वी, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और इसका डिफरेंशियल लें अगर, तो डी यू करली यू ओवर करली टी डी टी वी प्लस करली यू ओवर करली वी डी वी टी। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है। नाउ कंपेयर करें इक्वेशन 3 एंड 4 को, इसको, क्योंकि दोनों डी यू है ना, ये भी डी यू है ये भी डी यू है, तो 3 एंड 4 को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा करली यू ओवर करली वी इंटू टी इज इक्वल टू टी करली पी ओवर करली टी वी माइनस पी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, अभी मेरा हाल है, मुझे एक और लेक्चर इसके ऊपर देना पड़ेगा। नाउ आई विल एंड इट हियर।